very good evening to all the faculties present here. A warm welcome to all of you. Today we are present here for a warm discussion about the cutoff for UPSC prelims. So the faculty here present, first of all, I'd like to introduce Dr. Uday Bhan sir, economic faculty, and then we have Nidesh Bhardwaj sir for senior faculty in history optional and GS history, and then we have Shamim Anwar sir as senior faculty for geography subject. And then we have Saurabh Pandey sir, faculty for environment, science and technology. Then we have Anamika ma'am, governance and international relations, and also for PSIR optional. And then we have finally Nitin Shivhari sir. So here today we'll be discussing about the paper, the type of questions, and what was the level. Also, we'll be comparing with the last year question paper and what were the feedbacks from students as well. So finally, we will conclude about the possible cutoffs. So next, I would like to hand over to Nitin Shivhari sir for further proceedings. Sir. Thank you, Srishti. Dear candidates, you have appeared in this examination, and it's our duty now in giving you some of the idea, and this will be the contribution for all the anxiety and the kind of curiosity that you are having. So I feel that we will be able to reach somewhere close to the cutoff that UPSC will have for giving you the opportunity to write main this year. I will be talking about the overall scenario and the questions that UPSC has asked, but there are other senior faculty members here available, and I welcome all. And I would like to ask the specific domain and the kind of questions that UPSC has asked this year in the prelims. I'll be starting from Dr. Uday Bhan sir. Sir, इकोनॉमी के क्वेश्चंस इस बार कितने आए और पिछले इयर्स की तुलना में कितने ज्यादा मॉडरेट या डिफिकल्ट थे, थोड़ा सा यदि आप बताना चाहें। सर ऐसा है कि प्योर इकोनॉमी के क्वेश्चन तो 13 या 14 क्वेश्चन, लेकिन अगर उसमें हम कुछ क्वेश्चन आईआर से भी रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हैं, ओवरऑल सबको मिलाकर देखें तो जैसा हर साल लगभग 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से होते हैं वह इस वर्ष भी। लेकिन मैं इस वर्ष देख रहा हूं कि पिछले 10 साल में इस बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा बदला। इकोनॉमी इस बार करंट 0 है, जो है वह कंसेप्ट बेस है या पिछली घटनाओं पर आधारित है, और कंसेप्ट पर इस बार अधिक फोकस किया गया। जैसा एक क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं एक टफ क्वेश्चन के रूप में देखता हूं कि फाइनेंस के संदर्भ में बीटा शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको लेकर के जो है, और सीधे इस पर न देकर के स्टेटमेंट 4 बना दिए गए। तो यह अपने आप में क्वेश्चन से एक टफ है। कंसेप्ट में जनरली जब हम शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट डिस्कस करते हैं तो शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सेंसेक्स ये तो डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत डीप में जाकर के शेयर टर्मोलॉजी या कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टर्म को नहीं देखते हैं। तो जनरली मतलब ये है कि सर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे इकोनॉमी में आपकी भी किताबें हैं और दूसरे लेखकों की किताबें हैं, ये एग्जाम मतलब बहुत स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट ना होके एक काफी होलिस्टिक और इसके लिए हमें कंसेप्ट पर डिटेल जाना पड़ेगा, टर्मोलॉजी पर डिटेल जाना पड़ेगा और बेसिक पर हमें अधिक फोकस करना पड़ेगा इसके लिए। आई अंडरस्टैंड सर। मैं शमीम अनवर सर के पास आना चाहूंगा। सर ज्योग्राफी में आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन थे, और मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि मैं ऐसे ओवरव्यू ले रहा था तो काफी बाजी मारी है ज्योग्राफी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से। बाकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा था और कैसे इम्पैक्ट करेगा ये ओवरऑल कट ऑफ को, प्लीज टेल समथिंग अबाउट इट। ज्योग्राफी का ज्यादा नहीं है सर, यू कैन से दैट के ड्यू बना हुआ था। आई हैव बीन टेलिंग इट सिंस लास्ट 4-5 इयर्स के यूपीएससी का कोई पैटर्न होता नहीं है, बट स्टिल यू कैन फाइंड सम पैटर्न कि एक सब्जेक्ट को कई बार थोड़ा नीचे करता है तो फिर ऊपर करता है। तो ज्योग्राफी ये कह सकते हैं नॉर्मली जो 5-6 साल पहले हुआ करता था इस बार वैसा ही है। अराउंड 20-25 क्वेश्चन डायरेक्ट है, फिर एनवायरमेंट का और मिक्स ले लेंगे तो 25 तक चला जाएगा आराम से मिनिमम। इस बार के क्वेश्चन जो है थोड़ा एक एडवांटेज है ज्यादा तो बच्चों को, जैसे बहुत सारे लोग जैसे बोल रहे थे कि एलिमिनेशन का, तो एलिमिनेशन यूपीएससी में होता ही है।
एलिमिनेशन का पैटर्न जो पिछले 5-7 साल से चला आ रहा था उसमें बदलाव हुआ है। में बदलाव। हाँ, उसमें बदलाव हुआ। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ज्योग्राफी के हैं जो देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन फिर भी अगर एलिमिनेशन प्रोसेस में लगाएं तो बहुत आसान हो जाता है। जो भी कंपटीशन रियल बच्चे हैं जो जो कंपटीशन में है, इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है कि इल्मेनाइट एंड रूटाइट abundantly available in certain coastal states tracts of India are rich sources of which one of the following। अब इसमें क्या है कि ये रूटाइल वगैरह आमतौर पे कोई बच्चा पढ़ा नहीं हो। एग्जैक्टली। अब ये क्वेश्चन आसान कैसे है वो मैं बताता हूँ। एलिमिनेशन क्या होता है, जैसे इसमें ऑप्शन देखेंगे तो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम इतना पॉपुलर ओर है कि सब कोई जानता होगा कि इसका ओर क्या होता है। कॉपर है, आयरन है, टाइटेनियम है। तो आपने नाम वहां नहीं सुना है, यहाँ भी नाम नहीं सुना है, तो टाइटेनियम जोड़ दीजिए। ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर हम कुछ इसको और एग्जाम्पल लें कि जैसे अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सतपुरा सह्याद्री रेंज। जी। अब अमरकंटक हिल्स जो है साउथ में है, इसके सेपरेट है यहाँ से, ईस्ट में है दोनों के। और सह्याद्री हो गया वेस्टर्न घाट। तो सह्याद्री को अगर वेस्टर्न घाट आप जान रहे हैं तो वेस्टर्न घाट वेस्टर्न में है, और अमरकंटक छत्तीसगढ़ में हर कोई जानता है। ठीक है। जब पढ़ेंगे तो शायद लगेगा कि माय गॉड इतना ऑब्सोलीट टाइप से हिल्स पूछ दिया है। सेम है बिलीरंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। अब इसमें 99% स्टूडेंट जो इसका नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन सतपुरा हिल कहाँ पे है? मिडिल ऑफ द इंडिया में है। और रंग जिस तरह का नाम है, ये कोई मलयालम है या तमिल नाम है, तो उस तरह से एलिमिनेशन है यहाँ पे भी। जो स्मार्ट बच्चे होंगे आराम से, नहीं सुने होंगे तो भी आराम से कर सकते हैं कि ये नाम। और सतपुरा हिल इज वेरी पॉपुलर, सभी लोग जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो जानता होगा। तो इस तरह से मुझे क्या लगता है कि क्वेश्चंस रिलेटिवली स्ट्रेट, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। तो अफ्रीका के मैप का जिसको जरा सा भी आइडिया हो, जो कि हर बच्चे जो कंपटीशन में है उनको होगा, वो आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस बार का क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है वो है कि रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और स्टेट है। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रखा होगा। जो यूपीएससी हमेशा आपका टेस्ट करती रहती है, मैं क्लासेस में भी बोलता हूँ कि वो कोई क्लर्क नहीं ढूंढ रही है, कपरट्टा लगा के गए और वहां पे वो कर दिए। आपको वहां पे स्मार्टनेस, मेंटल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मोर और लेस जो क्वेश्चन है रिलेटिवली इस बार थोड़ा लोअर साइड में है, कह सकते हैं। सो इट माइट गो स्लाइटली अप, आई थिंक। जो लास्ट ईयर का 88 का है, और इट मे रिमेन अराउंड, लेकिन हमको लगता है कि अगर 85-86 प्लस में है जनरल कैटेगरी और ओबीसी का, तो यू आर इन द सेफर साइड। अगर 88 प्लस है तो 100% सेफ। तो इट वाज अ काइंड ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस इन डेप्थ। बाकी तो हर क्वेश्चन के ऊपर एक शाम को अलग से आप बता पाएंगे कि क्वेश्चन जी कंटेंट। बिल्कुल। तो इसके बाद मैं निर्देश भारद्वाज सर के पास आना चाहूंगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपका किस तरीके से व्यू है कि क्या क्या डिफिकल्टी लेवल था, और कितने परेशान करने वाले ये क्वेश्चन थे, या एक कंफर्टिंग जोन में बच्चों को सेटल कर दिया? ऑलवेज हिस्ट्री भी इस साल लकी रहा है जी। और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हिस्ट्री से आए हुए हैं। ओवरऑल 14 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस सेक्शन पर टीचर्स प्लस स्टूडेंट का फोकस होता है, लवली पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इस बार वहां से 2 से 3 क्वेश्चन ही आए हैं। और जिस सेक्शन के ऊपर स्टूडेंट्स मिनिमाइज फोकस करते हैं, एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर, तो इस बार 14 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर से है। अगर हम एंशिएंट में भी अगर हम पार्टीशन करते हैं तो बुद्धिज्म, जैनिज्म प्लस संगम, जो कि टिपिकल पार्ट माने जाते हैं, फिलोसफी ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड संगम लिटरेचर, तो 6 क्वेश्चन जो है इन्हीं से हैं इस बार। बुद्धिज्म और जैनिज्म से 4 क्वेश्चन हैं, संगम लिटरेचर से या इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन हैं। ओवरऑल 6 क्वेश्चन इसी से हैं। एक क्वेश्चन जो है एंशिएंट के प्रॉपर लिटरेचर से है, जिसे हम बुक्स मैचिंग कहते हैं कि कौन से राइटर, किस राइटर्स ने किस बुक लिखी है। तो ओवरऑल 7 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न से ओनली 2 और 3 क्वेश्चंस हैं, और मिडिवल से 2 क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ओवरऑल इस हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन हैं। 2-3 क्वेश्चंस को बस छोड़ दिया।
क्वेश्चन स्ट्रेट थे या कुछ इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन थे? बिकॉज एक क्वेश्चन मैंने देखा था आत्मा के ऊपर, सोल के ऊपर। अगर यस यस, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है लॉजिकल हैं और उनके लिए बच्चे को सोचना पड़ेगा। एज यू आर सेइंग दैट अबाउट द जैनिज्म, आत्मा सोल के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये प्योर जो है जैनिज्म की फिलॉसफी है सर। हम इसको डायरेक्ट स्टेट वे में नहीं कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और यूपीएससी का एरिया रहा है, लवली एरिया रहा है बुद्धिज्म और जैनिज्म का। कुछ एक दो क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक क्वेश्चन आया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड के तौर पर एक्ट से, कि बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल बिकेम अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। अब आप उससे चाहे हिस्ट्री का माने या पॉलिटी का माने। एक क्वेश्चन आया हुआ है विजयनगर एम्पायर से और गुजरात से मिला करके है। तो एक दो क्वेश्चन जो है इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिनको हम जो है कर सकते हैं। बाकी जो मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, डिस्कशन किया, देखा, क्वेश्चन का पैटर्न देखा, 14 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए बच्चे को दिल जिगर जान का अपना यूज करना पड़ेगा। विदाउट जो है डीप स्टडी के और विदाउट राइट गाइडेंस के जो है पॉसिबल नहीं है। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि जो अगर कट ऑफ की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, तो 1 या 2 नंबर का कट ऑफ लो होना चाहिए रेदर देन जो है 88 लास्ट ईयर। सर टू यू। ठीक है, थैंक यू सर। इसी के साथ मैं सौरभ पांडे सर के पास आना चाहूंगा एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक पोर्शन के लिए। सर थोड़ा सा बताएं इस बारे में कि हमारा जो इस बार का एक्सपीरियंस बच्चों का जो रहा होगा वो किस तरीके का होगा और इम्पैक्ट कैसे ये करेगा टोटल ओवरऑल कट ऑफ। Good evening, everybody. And regarding science and tech and environment, so science and tech से total 10 questions हैं, प्लस माइनस 1 हो सकता है क्योंकि कई बार ओवरलैपिंग रह जाती है। और एनवायरमेंट से साइंस एंड टेक से 12 क्वेश्चंस हैं और एनवायरमेंट से 10 क्वेश्चंस हैं। तो 12 और 10 दोनों मिलाकर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर्म कर रहा है। साइंस एंड टेक में ये कहा जा सकता है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गुड, 12 क्वेश्चन तो है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का जो साइंस एंड टेक है वो कंपैरेटिवली इजियर साइड है। इजियर साइड में क्यों कह रहा हूँ, उसका पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जो जनरल ट्रेंड है साइंस एंड टेक का, उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं हो पा रहा है, बट एट द सेम टाइम आप एवरेज नॉलेज से भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ के बेस पे भी क्वेश्चंस हैं। लाइक इफ आई कैन रीड सम क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन आपका देखिए, ये एयर बैग्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं और एयर बैग का क्वेश्चन पहले भी किसी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो देयरफॉर इट वाज अ नोन क्वेश्चन टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज अबाउट नेविगेशन सैटेलाइट के ऊपर है। नेविगेशन सैटेलाइट बहुत पुरानी बात है और नेविगेशन सैटेलाइट के ऊपर अभी क्वेश्चन बना रहे हैं। हालांकि नेविगेशन सैटेलाइट में यहाँ पे ऑप्शंस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उसमें से कोई भी नोन ऑप्शंस नहीं है जो स्टूडेंट को मालूम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आसानी से ऑप्शन को टिक किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। देन ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर से आप देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल का क्वेश्चन है, हमेशा क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी का क्वेश्चन भी आया हुआ है। देन यू विल फाइंड दैट देयर आर क्वेश्चन अबाउट द स्पेस से आपका पल्सर और नेबुला से क्वेश्चंस हैं। ये भी आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो वी कैन से कि जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं वो नोन पैटर्न पर ही है और इससे क्वेश्चंस आसानी से आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर मैं साइंस एंड टेक को कंपैरिजन करूं पिछले साल के क्वेश्चन से, तो इस बार पर्टिकुलरली जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है इसमें थोड़ा सा ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू एनवायरमेंट पार्ट। एनवायरमेंट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हैं, प्लस माइनस 1 देखो कई बार हो जाता है बिकॉज की अदर सब्जेक्ट से ओवरलैपिंग हो जाती है। सो यहाँ पे फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं एनवायरमेंट में उसका ज्यादा वेटेज दिखाई दे रहा है बिकॉज की जो स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज का नाम पूछा गया है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है वंस अगेन। देन स्पीसीज के नाम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं देयर, इसके अलावा कुछ पोल्यूटेंट के नाम पूछे गए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली फैक्ट बेस्ड होते हैं। यहाँ पर अगर आपको फैक्ट पता है तो क्वेश्चन कर पाएंगे और फैक्ट नहीं पता है तो यू कैन नॉट डू द क्वेश्चंस। सो दैट वे वी कैन से कि जो एनवायरमेंट का क्वेश्चन है वंस अगेन क्वेश्चन टफ नहीं है, बट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होने के कारण ये यूपीएससी का जो नेचर है उससे थोड़ा सा डाइवर्ट है।
सो दैट वे वी कैन से कि या तो एनवायरमेंट का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जनरली जितने स्टूडेंट्स, या तो उतना रहेगा या फिर उससे नीचे ही जाएगा। एनवायरमेंट पोर्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड ऊपर नहीं जाएगा। सो साइंस एंड टेक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड ऊपर जाएगा, एनवायरमेंट पे सेम रहेगा या फिर एक आध क्वेश्चन नीचे जा सकता है। दैट इज माय वर्डिक्ट। सो आई कैन प्रेडिक्ट दैट ओवरऑल। अब बात ये आती है कि क्या साइंस ऑफ टेक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं एनवायरमेंट के कंपैरिजन में? दैट इज यस। साइंस एंड टेक के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे दैट विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द लोअर नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू कुड डू इन एनवायरमेंट पोर्शन। So that way, my overall verdict will go that the cutoff may go slightly up. That means कि अगर last year 88 point something था, तो इस बार शायद 89-90 के आसपास I can expect. Otherwise, बाकी सब्जेक्ट का मिलाकर ये एक ओवरऑल कट ऑफ के बारे में सर बताएंगे। थैंक यू सौरभ सर। What do you think, sir? इसी के साथ में लास्ट में मैं इंटरनेशनल रिलेशन एंड गवर्नेंस पोर्शन के लिए अनामिका मैम की हेल्प लेना चाहूंगा। अनामिका मैम बताएं थोड़ा सा क्या इम्पैक्ट रह सकता है इस बार इन क्वेश्चंस का। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन गवर्नेंस से और 6 क्वेश्चन आईआर से आपने बताया था, तो थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डालें। Thank you, sir, and good evening to everyone. Sir, 6 questions IR से and 4 questions governance से। 6 questions IR से हैं and उसमें एक पैटर्न हमने IR में प्रीवियस ईयर्स में भी नोटिस किया है, जिसकी वजह से I have told कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, नॉट इजी। जो पैटर्न है वो ये है कि यूपीएससी कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया से क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया से 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 3 क्वेश्चंस आईआर में कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया से हैं, जिसमें कि यूक्रेन, जो कि हमें पता है कि 2 साल से कितना न्यूज में है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, यूक्रेन से रिलेटेड ही डॉनबास रीजन एंड एक दूसरा क्वेश्चन की यूक्रेन से लैंड बॉर्डर शेयर करती हुई कंट्रीज के बारे में जो पूछा गया। 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफी करंट अफेयर में चल रही थी। तो ये भी एक पैटर्न रहा है यूपीएससी का कि आसपास की जो मैपिंग है आईआर के पोर्शन में वो कवर करने की कोशिश करते हैं अगर किसी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा एक G20, क्योंकि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी इस बार होल्ड कर रहा था, सो डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेड लाइन पे G20 का एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। एंड इसी के साथ कुछ ये 4 क्वेश्चंस के अलावा जो 2 क्वेश्चंस थे वो डेफिनेटली डिफिकल्ट थे। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करें तो डेफिनेटली यूनाइटेड नेशंस का जो क्वेश्चन था वो भी आप सॉल्व कर सकते थे। एंड गवर्नेंस के पोर्शन में जो है वो हमारे पास अनीमिया मुक्त भारत, जननी सुरक्षा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप और एक क्वेश्चन हेल्थ केयर से, हमारी हेल्थ केयर सेक्टर से आया था। एंड ये सब 3 तो स्कीम्स ही हैं, इनफैक्ट 2 अनीमिया मुक्त भारत एंड जननी सुरक्षा योजना डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी काफी पढ़ने में हम लोग, मतलब ये एक स्टैटिक पोर्शन का ही अब तो पार्ट माना जाता है, सब लोग कवर करके रखते हैं, तो मोस्टली लोगों ने ये कवर किया होगा एंड आई एम होपिंग कि लोगों ने ये सॉल्व भी किया होगा। बिल्कुल राइट। सो थैंक्स एवरीवन एंड अनामिका मैम। अभी मैं लास्ट में अपने सब्जेक्ट की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट बेसिकली पॉलिटी है एंड पॉलिटी सब्जेक्ट में इस बार 13 क्वेश्चन मुझे समझ में आए हैं एंड 13 क्वेश्चंस में जो डिफिकल्टी लेवल मुझे कुछ क्वेश्चंस की नजर आई है लगभग 7 to 8 स्ट्रेट थे। 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे और 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा था जो शायद कैंडिडेट्स को परेशान करने के लिए था और शायद बहुत सारे लोगों को छोड़ने में ही भलाई थी, क्योंकि बहुत फैक्चुअल था और बहुत सारी चीजें याद करना, जैसे एमएलए की वोट वैल्यू स्टेट में कितनी है। लेकिन वहां पर भी यदि हम लोग एलिमिनेशन वाले मेथड को दूसरे तरीके से यूज करके देखें ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन यदि रिमूव हो जाते हैं तो फिर 2 ऑप्शंस बचने पे एक रिस्क लेना होता है, कैलकुलेटेड रिस्क। तो वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता था, बट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर पॉलिटी क्वेश्चंस वर नॉट दैट डिफिकल्ट, आई विल से ऑन द इजियर साइड। एंड आई एम ऑल्सो ऑन द सेम पेज दैट या डिपेंडेंटली यदि हम टोटल ओवरऑल जीएस के सिनेरियो की बात करें, या कट ऑफ हैज टू गो हाई
बट यहाँ पर सी सेट की बात इसलिए आ जाती है कि सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन है क्यों? कि कहीं ना कहीं एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैथ, जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग की होनी चाहिए। और इस बार जो हमें पता लगा है, सी सेट का पेपर काफी अच्छे लेवल पे था। जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं, क्या वो 66 मार्क्स तक पहुंच पाएंगे? तो ये लेवल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस कुछ बच्चों को कर सकता है। डजंट मीन दैट ओवरऑल कट ऑफ को वो नीचे लेकर जाएगा। और हमने थोड़ी सी जो रिसर्च की, तो हमें थोड़ा सा डाटा पुराना भी मिला कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 11,52,000 लोगों ने अप्लाई किया था एंड 5.5 लाख लोगों से ज्यादा अपीयर हुए थे। एंड जो वैकेंसीज के हिसाब से 12 टाइम्स होना चाहिए मेंस के लिए, लेकिन वैकेंसीज के हिसाब से भी मेंस में देने वालों की जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो ज्यादा थे। This time also I feel that to accommodate more number of student, the cutoff can be relaxed by UPSC. And यदि हम लोग अपनी क्रेडिबिलिटी की बात करें तो कट ऑफ कई सारे एग्जाम्स का हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर जो यूपीएससी कट ऑफ था 23 मई, अभी से 5 दिन पहले यूपीएससी ने डिक्लेयर किया है ये कट ऑफ 88.22 एंड दिस इज वेरी क्लोज टू आवर प्रिडिक्शन। जो यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, 88 to 90 हमारी टीम के हिसाब से, मैंने ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम ये प्रिडिक्ट किया था एंड इट इज वेरी क्लोज टू इट। एंड we feel and we hope that today's prediction will be very helpful for you guys to know that where you are for the cutoff. And also we have the cutoff from 2018 to 2022, जहां पर अभी तक लगभग 10 मार्क्स का वेरिएशन आ चुका है। डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता ही है, लेकिन बहुत सरप्राइजिंग लेवल पर नहीं गया है। सी सेट का पेपर 2021 में टफ था एंड इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड द ओवरऑल कट ऑफ, क्योंकि सी सेट के पेपर से पहले, छूटने से पहले 4:30 बजे तक कट ऑफ की प्रेडिक्शन कुछ थी, लेकिन उसके बाद में काफी रिवाइज हुआ था, क्योंकि सी सेट के पेपर ने काफी लोगों को जो जीएस के बहुत करीब होते हैं, ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट, उनको इन्फ्लुएंस किया था। तो माय ओवरऑल gut feeling is that seeing the level of difficulty which was not that much this year, the cutoff will be slightly close to 88, and I am slightly confused for the reason that how CSET will impact our overall cutoff. So I feel that from 85 to 90 should be the bracket. Last year हमने ये 2 नंबर पे रखा था, 88 to 90. I was quite sure about it. बट आज 85 to 90 मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ जाना चाहिए। एंड यदि वैकेंसी थोड़ी और एड ऑन हो जाए तो दिस कट ऑफ मे बी क्लोज टू 86 एंड दिस कट ऑफ मे बी क्लोज टू 89 ऑल्सो इफ द वैकेंसीज आर नॉट मोर एडेड बाय यूपीएससी। तो आर उस फीलिंग दैट 85 to 90 के बीच में ये कट ऑफ रहने की पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है, एंड दिस मे बी 86 or it may be 89. And with these words, I think that all the faculty members are agreeing to whatever I have said. Saurabh sir, Nirdesh sir, Uday sir. Sir, I would like to add something. जी. Sir, regarding the cutoff, regarding the CSAT impact on the cutoff, overall cutoff. So yes, if the CSAT paper goes very tough, then there are few students who are very good in paper 1, but at the same time, if they are not able to clear their CSAT, so it will obviously bring the cutoff down. So particularly pertaining to those students who are from the humanities background, the CSAT paper may become a deciding factor. So yes, the CSAT, the overall cutoff may be oscillating somewhere between 86 or in the range of like higher than 88. So yes, I am also of the opinion that
it may oscillate between 86 to 90. Right. Yes, sir. Udaybam sir, I think we have reached to number of the questions also. It should be around 45 at the higher end, higher side, and close to 43 on the lower side. 43 into 2, 86. मेरे अनुसार मुझे लगता है कि जी। 89 to 91 के बीच में जाएगी कटाव। निर्देश सर? सर वही 85, 86 to 90. Right. Anamika ma'am, I think we have reached the kind of agreed bracket for the prediction. आपकी आवाज म्यूट है. Yeah. Absolutely, sir. I think we agree, or we are on the same point. So, candidates, on behalf of our team and from Analyst IAS, I wish you all the very best. जैसा भी है, but last message ये है कि आपका परफॉर्मेंस जो भी था, आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि ये प्रिपरेशन अगले साल जून के महीने में जो पेपर होना है प्रीलिम्स का, उसमें आपकी मदद करेगी. कि ये जितना भी सिलेबस है, गवर्नेंस का हो या आईआर का हो, ये जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसका सिलेबस है. प्रीलिम्स में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, बट यूपीएससी एक ओवरऑल ब्रैकेट उनके पास है, एक्सेट्रा वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स. वहां पर वो कुछ भी ऐड ऑन कर सकती है पेपर में. सो आप प्रिपरेशन को चालू रखें एज इफ यू आर गिविंग मेंस दिस ईयर, irrespective of the fact that whether you will be there in the list or not for the prelims. So we can conclude today's video, Christy. Yes, sir. So thank you so much all the faculties to be present here on this meeting and the discussion that we had. And we have concluded on a part where we know that most of us are on the 80 to 85 cutoff. So let's see what will be the final results and how it will go. But then it was a very healthy discussion. So thank you so much all of you for being present, and we look forward for the next session as well for the further discussions. So thank you so much all of you. Thank you.